हेलो स्टूडेंट्स। मैं अभी जनरली वीडियो ऑफ ही रखता हूँ। द रीजन बिहाइंड इज क्योंकि मेरे घर पे ना शैडो ज्यादा आता है और वो ब्राइटनेस नहीं आ पाता है, तो इसीलिए वो बराबर से फिर वो डार्क डार्कनेस लगता है, तो इसके लिए मैं वीडियो ऑफ रखता हूँ। सॉरी फॉर डैट। और अभी इसके बाद भी मैं वीडियो ऑफ ही रखने वाला हूँ। तो अभी सर क्या करना है, टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है? एक सेकेंड में स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। जो हम लोग अभी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपको सीए फाइनल तक काम आएगा। हम लोग तो एक इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ने वाले, बट ये टॉपिक सीए इंटर और सीए फाइनल में कोई भी टॉपिक में बीच में आ जाता है। कोई भी टॉपिक में बीच में आ जाता है। मतलब आई कैन से कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, मतलब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एकदम बड़ा टॉपिक भी है, मतलब टॉपिक एकदम बढ़िया है, आपको मजा भी आएगा पढ़ने को। और कंपनी से रिलेटेड टॉपिक ही है। हम लोगों ने 12th में इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर किया। दैट वाज जस्ट अ इंट्रोडक्शन। मैं ऐसा बोल सकता कि वो 5% रहेगा बस। बट हम भी अभी जो हम लोग पढ़ने वाले ये टोटली 100% या 1000% है। और याद रखना ये फाइनल में नहीं पढ़ाया जाएगा, सीए इंटर में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, नेवर। बल्कि ये टॉपिक सीए इंटर और फाइनल में सबसे फेमस टॉपिक है और बड़ा टॉपिक भी। ये कोई भी टॉपिक में आ जाता है, कोई भी टॉपिक में कंबाइन होकर आ जाता है। और टॉपिक का नाम है कंपनी अकाउंट्स। इसमें टोटल 3 से 4 टॉपिक है, 3 टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम ही है कंपनी अकाउंट। याद रखना ये सीए इंटर और सीए फाइनल में आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा, बट ये टॉपिक हर टॉपिक के सम्स में थोड़ा थोड़ा आते ही रहता, बीच में अचानक से आ जाएगा। तो वो टाइम पे जाके तुम झंझटमारी करने से अच्छा है इसको, वैसे भी हम लोग सब कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं तो अभी से इसको कंसेप्चुअली पढ़ लो। और ये टॉपिक खत्म हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका सीए फाउंडेशन का 90% पोर्शन खत्म हो गया। अकाउंट्स का 90% पोर्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। और मैं अभी, मेरा वीडियो नहीं दिखेगा, ठीक है? तो आप सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है? चलो ध्यान देते हैं। वंस अगेन वेलकम टू द सीए फाउंडेशन अकाउंट्स लेक्चर। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। यस, हो गया है स्क्रीन शेयर। वीडियो ऑफ कर रहा हूं। यस, चलो। सो आर यू देयर? ओके। तो सर कंपनी अकाउंट में पहला कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग? कंपनी अकाउंट में टोटल 4 टॉपिक है बेटा, याद रखियो। कंपनी अकाउंट में टोटल 4 टॉपिक है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो कंपनी अकाउंट है, ठीक है? हम लोग जो पढ़ने वाले वो कंपनी अकाउंट है। कंपनी अकाउंट्स, यस। इसके अंदर 4 टॉपिक है, इसके अंदर 4 टॉपिक है। तो सर 3 टॉपिक है, वो बता दो 3 टॉपिक कौन सा है। टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। मतलब इसमें हम लोग सिर्फ कंपनी के बारे में सीखेंगे। हमको जो भी करना है वो सीए इंस्टीट्यूट के सिलेबस के हिसाब से करना है, ठीक है ना? भले मेरे पास 10 गुना नॉलेज रहेगा, बट सीए इंस्टीट्यूट जो बोलता है अपने को वही करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? फिर है टॉपिक 2। मैं टॉपिक 2 में अलग से आपको बैलेंस शीट के बारे में पढ़ाऊंगा। यस, एक्चुअली ये आपके लिए नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आपका ना इसके ऊपर ना आपका एक थोड़ा सा होल्ड रहे। समझा? आपको ना इसके बारे में मालूम रहे, तो मैं बैलेंस शीट के ऊपर एक अलग से आपको पढ़ाना चाहता हूँ। यस, और यही बैलेंस शीट आपको सीए इंटर और सीए फाइनल में बार बार यूज करना है। और इवन जब आप आर्टिकलशिप करोगे तभी तो ये तो हर बार आने वाला है। समझा क्या? इसके लिए तैयारी क्यों ना अभी से कर दे, जब पढ़ ही रहे तो अभी से पढ़ लो।
issue forfeiture and reissue of shares, and topic 4 इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। यस, ये अपने को इतना टॉपिक टोटल करना है। इतना टॉपिक अपने को करना है। याद रखना, ये टॉपिक मैंने आपको सिर्फ सेग्रीगेट करके दिखाया। कभी का ऐसा भी हो जाएगा कि कोई टॉपिक है ना किसी टॉपिक के अंदर भी आ जाएगा, ठीक है? तो मैं फिर बाद में ये मत बोलना अरे सर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये टॉपिक बाकी है। नो नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। आपका हर एक टॉपिक हमको पढ़ाना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ सीए, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, तो ये एक्चुअली ये सेकेंड टॉपिक ऐसा है ही नहीं, ये तो मैं अपने लिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको बराबर से प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस इन द सेंस आपको नॉलेज आ जाए। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो पूछते नहीं है, फिर भी कर लेना जरूरी है क्योंकि ये आपको सीए इंटर लेवल पे आने वाला है। बट सीए इंटर लेवल पे आने से पहले एक आधे घंटे का टॉपिक पढ़ने से किसी का नुकसान नहीं होने वाला। आप समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए मैं ये टॉपिक कराने वाला हूँ, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। और क्या सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। यस बेटा, टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट, ठीक है? यस, चालू कर दिया हमने। इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट, यस हमने चालू कर दिया है। तो स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट में क्या पढ़ना है? चलो बेटा पढ़ते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट, द फर्स्ट टॉपिक। ध्यान से सुनना, कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज आ ही जाएगा। मैं तो थोड़ा बहुत ही बोलता हूँ, बट मैं तो अच्छा ही खासा आपको नॉलेज दे रहा हूँ। पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। पहले ये समझते हैं कि कंपनी होता क्या है। पहले ये समझते हैं कि कंपनी वर्ड आया किधर से। किधर से तो आया रहेगा ना, तो ये कंपनी वर्ड आया किधर से? पहली बात देखो, कंपनी, ठीक है? मैं पूरा इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, ठीक है ना? कंपनी, अब ये कम का मतलब है टुगेदर, और पनी का मतलब है ईटिंग ब्रेड। अब जोड़ दो, जोड़ के बोलो, टुगेदर ईटिंग ब्रेड। मतलब ये वहां से आया हुआ सेंटेंस है जहां पे लोग काम करने के बाद साथ में बैठ के ब्रेड खाते थे और किसी डिस्कशन के ऊपर बात करते थे। मतलब किसी टॉपिक के ऊपर एक डिस्कशन करते थे। कैसे चल रहा है आपके गांव में? हाँ चलो। अभी कैसा रिसेस होता था आपके स्कूल में या आपके कॉलेजेस में, तो आप क्या करते थे? आते थे, पूरा गैदरिंग करते थे। दैट वाज नथिंग बट अ कंपनी। साथ में आके आप खाना पीना खाते थे या स्नैक्स वगैरह लेते थे, या जो आपका फेवरेट है तो आप साथ में ही करते थे ना। दैट वाज अ कंपनी। समझ में आया? नहीं सर मैं तो अकेला ही खाती थी, तो तेरे लिए वो कंपनी नहीं है, ठीक है? तो बाकी सब लोग के लिए जो साथ में खाना खाते हैं वो कंपनी है। अपन बोलते हैं थोड़ा कंपनी देना यार मेरे को भी, तो वो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, कंपनी। बट यही आगे जाके एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। क्यों ऑर्गेनाइजेशन बन गया? बिकॉज देयर वॉज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब यही एसोसिएशन ऑफ पर्सन कानून के हिसाब से अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में चले जाए
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो ये पार्टनरशिप फर्म बन जाएगा। यही एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर कंपनी एक्ट में चले जाए, कंपनी एक्ट 2013, तो ये कंपनी बन जाएगा। कंपनी इन द सेंस जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हमारा डिस्कशन ये है ही नहीं, हमारा डिस्कशन सिर्फ ये है। समझ में आया? हमारा डिस्कशन तो सिर्फ यही है, मतलब कुछ एसोसिएशन ऑफ पर्सन गए साथ में, कंपनी एक्ट में 2013 को बोले कि हम ग्रुप ऑफ पीपल को रजिस्टर कर दो, तो वो लोग ने बना दिया कंपनी। यस, तो ये लीगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अब इससे क्या होगा? लीगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनने से, ये आपने ऑलरेडी ओसी वगैरह में पढ़ा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर, फिर भी एक डिस्कस कर लेता हूं। सब ग्रुप ऑफ पीपल गए और अपना बिजनेस जाके रजिस्टर कर लिया। मतलब बोले कि नहीं, हम लोग को रजिस्टर करो, हम लोग कुछ वो बिजनेस खोलना चाहते हैं, हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं, हम लोग धंधा करना चाहते हैं। तो लोगों ने जाके रजिस्ट्रेशन कर लिया और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया। तो उसमें साइलेंट फीचर क्या है? कंपनी बनते ही आपको सेपरेट लीगल एंटिटी, आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाते हो। आपका एक एंटिटी, आपका एक आइडेंटिफिकेशन तैयार हो जाता है, जो एक्ट में आपका नाम दर्ज हो जाता है कि ये कंपनी, ये कंपनी एक बन चुका है, जो बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा, आपका एग्जिस्टेंट परपेचुअल बन जाता है, मतलब आप सदा बहार रहोगे और हमेशा आपका बिजनेस चलता ही रहेगा। फिलहाल तो गोइंग कंसर्न हम लोग फॉलो करते हैं ना। आपको एक कॉमन सील दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी तो बात नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, फिर नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, बट उसके बाद साइनिंग अथॉरिटी होता है और उसका साइनिंग मतलब ही कॉमन सील्स। समझा? आपका लायबिलिटी लिमिटेड हो जाता है माय डियर स्टूडेंट, लायबिलिटी आपका लिमिटेड हो जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर मिस्टर ए ने पैसा नहीं दिया तो पूरा पैसा मिस्टर बी को देना पड़ेगा, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाता है। बल्कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका लायबिलिटी लिमिटेड है। आपका उतना ही लायबिलिटी होगा जितना आपने कंपनी का शेयर्स खरीदा है या जितना आपने कंपनी से गुड्स खरीदा है। बराबर। फिर उसके बाद सेपरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है मालूम है? मिस्टर ए और मिस्टर बी है, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी खुद ओनर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी खुद मैनेजमेंट में। बट यहाँ पे मैनेजमेंट अलग हाथों में होता है और ओनरशिप अलग हाथों में होता है। मैनेजमेंट होता है, ओनरशिप होता है शेयर होल्डर के हाथ में, और मैनेजमेंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। तो ये दोनों अलग है, मतलब शेयर होल्डर सिर्फ पैसा लाने का काम करेगा और मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को आगे लेके जाने का काम करेगा। तो दोनों कभी मिक्स होंगे नहीं, तो जब मिक्स ही नहीं होंगे तो फिर तो प्रॉब्लम आने का टेंशन ही नहीं है। समझा बात को? आप इसमें शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। आज मेरे पास शेयर्स है, मैंने दूसरे को दिया, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करता है, मेंटेन करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट, बट एज पर कंपनी एक्ट 2013, याद रखना आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, बट कंपनी एक्ट 2013 के एंगल से। उसके बाद आप ऑडिट करवा सकते हो ओनली बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप ऑडिट कर सकते हो, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट सिर्फ और सिर्फ तुम ही लोग कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम ही लोग कर सकते हो, बाकी कोई नहीं कर सकता। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, मतलब शेयर होल्डर चाहे तो इंफॉर्मेशन ले सकता है कंपनी का। समझा? तो ये साइलेंट फीचर है, मैं इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपने ओसी में पढ़ा है। बस एक ऐसा ही इंट्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट किया तो थोड़ा एक रिवीजन ले लेते हैं, या मेरे दिमाग में अगर कोई पॉइंट आ गया तो डिस्कस करने के लिए मेरे को अच्छा लगेगा। अगर मैं बात करूं कितने टाइप्स ऑफ कंपनी होता है, टाइप्स ऑफ कंपनी तो बहुत होते हैं। नहीं सर, हमने तो देखा है कि रिलायंस कंपनी को होता है, हाँ बराबर है, बराबर है, रिलायंस कंपनी होता है, एकदम बराबर है, बट वो कौन से टाइप में आता है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। सबसे पहला होता है
गवर्नमेंट कंपनी। सर गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है सर? दिमाग लगा। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, जिसमें 51% हिस्सेदारी, 51% और मोर ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास है। समझा क्या? तो एक कंपनी है, उस कंपनी का 51% शेयर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास है, उसको बोलते हैं कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। दूसरा होता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका जिसका इनकॉर्पोरेशन, जिसका जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस किसी फॉरेन में है। फॉर एग्जांपल सुजुकी, सुजुकी का रजिस्टर्ड ऑफिस फॉरेन में है, बड़ा बिजनेस यहाँ पे कर रहा है। समझ में आया क्या? तो हु हैज अ रजिस्टर्ड ऑफिस और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब उसका इनकॉर्पोरेशन मतलब वो जन्म लिया आउटसाइड इंडिया। समझ में आया? और हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जिसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस या इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया, मतलब बना है इंडिया के बाहर बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, जैसे अमेजोन। उसके बाद प्राइवेट कंपनी, इंडिया में जितने भी ज्यादा है सब प्राइवेट कंपनी तो है, बराबर कि नहीं? फिर उसके बाद होता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब जो लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी में ऐसा प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होता है, पब्लिक कंपनी में सिर्फ लिमिटेड वर्ड होगा। तो पब्लिक कंपनी जिसमें जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। और इसका पेड अप कैपिटल, इसका पेड अप कैपिटल मतलब प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए आपके पास एटलीस्ट 1 लाख रुपया होना चाहिए पेड अप कैपिटल, बल्कि इसका पेड अप कैपिटल ₹5 लाख तो होना चाहिए। पेड अप कैपिटल मतलब हम लोग आगे पढ़ने वाले भाई, ये पूरा टॉपिक कैपिटल के ऊपर ही है, ये इंट्रोडक्शन हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, समझे ना? इतना टेंशन मत लेना। हाँ, उसके बाद है वन पर्सन कंपनी। हाँ, ये नया टाइप ऑफ कंपनी है जो कंपनी एक्ट 2013 ने परमिशन दिया है। इस कंपनी में एक ही पर्सन मेंबर होता है और यही डायरेक्टर होता है, यही सब कुछ होता है, और ये प्राइवेट कंपनी होता है। पर उस पर्सन वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ध्यान से सुनना, और वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। नेचुरल पर्सन प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बहुत जरूरी उसने बोला है। वो क्या बोलता है मालूम है? ओनली वन पर्सन, वन पर्सन कंपनी में, इसको ओपीसी भी बोलते हैं, ओपीसी। वन पर्सन कंपनी में ना सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो कंपनी चलाते हैं, बट उसमें कंडीशन है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब तुम लोग नेचुरल पर्सन ही होना, और तुम सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो तुम कर सकते हो। समझा? फिर होता है लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। तो ये सब ब्रीफ है। एक होता है लिस्टेड कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड है, एक होता है अनलिस्टेड कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है। सब कैटेगरीज है, अभी सब टाइम पास वाला काम है। समझा क्या? फिर तो एक होता है होल्डिंग कंपनी और एक होता है सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी मतलब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड है ना, बी लिमिटेड के ऊपर होल्डिंग रख के रखा है, तो होल्डिंग कंपनी है। और जिसके ऊपर होल्ड रखा है, जो होल्ड ले रहा है, वो सब्सिडरी कंपनी है। ये सब ऑलरेडी अपने जॉइंट स्टॉक कंपनी है, सब में पड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, करूंगा करके तुमने अच्छा खासा मेरे से बात भी करवा दिया। वाह रे वाह। अब मैं आपको बताता हूँ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
कहाँ पे बुक रखना चाहिए? कंपनी एक्ट सीधा बोलता है, कंपनी एक्ट बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना चाहिए। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पे रखना चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस। और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे रखना चाहिए, अक्रूवल बेसिस प्लस डबल एंट्री सिस्टम। तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करते हैं, मतलब ईच एंड एवरी डेबिट एज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। समझ में आया? तो ये भी जान के रखो। उसके बाद क्या होता है कंपनी के लैंग्वेज में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? हर एक कंपनी को एट द एंड ऑफ द ईयर शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना होता है, क्योंकि कंपनी को पैसा लाके देने का काम कौन होता है? स्टेक होल्डर का, यानी शेयर होल्डर का, और इन्वेस्टर का। और भी इन्वेस्टर भी तो होते हैं, फिर मनी लेंडर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। दे नीड टू नो कि व्हाट इज आवर कंपनी डूइंग एग्जैक्टली, क्या हमारी कंपनी कमा रही है कि नहीं कमा रही है, हमारा कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसीलिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बना के बताना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बताएगा कि आपने पूरे साल भर में जो एक्टिविटी किया वो फ्रूटफुल है कि नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मालूम पड़ेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना क्या चाहिए? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहला बैलेंस शीट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो। याद रखना सी इंटर में बहुत बड़ा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आप इतना इतना समझ लो ना, एंड अदर्स, अदर फिलहाल अदर्स समझ लो, अदर्स ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा उसमें। अदर्स, अदर्स में मतलब ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का है ना, एक सपोर्टिंग वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, तो उसको अदर्स में मैंने ले लिया, ठीक है ना। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बना के आपके इन्वेस्टर को देना होता है। तो वो देखते फिर डिसाइड करते कि हाँ इस कंपनी में अपने को पैसा डालने लायक है कि नहीं। समझ में आया? 100% समझ में आया? तो ये इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके लिए इंट्रोडक्शन ही पार्ट है। आपको इसमें ज्यादा कुछ सोचने जैसा नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है बस। इज दैट क्लियर? ओके। तो सर अभी क्या करने वाले हो? बताता हूँ ना अभी क्या करने का अपने को, मैं बताता हूँ आपको। टेंशन क्यों लेते, मैं बताता हूँ ना। अभी हम लोग टॉपिक 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यस, ये कॉपी कर लिया मैंने और ये मैंने पेस्ट कर दिया। यस सर, टॉपिक 2 स्टार्ट करो। यस बेटा, टॉपिक 2। टॉपिक 2 बैलेंस शीट के बारे में मैं तुमको अभी पढ़ाऊंगा। अब ध्यान से सुनना बैलेंस शीट के बारे में। कंपनी का बैलेंस शीट अलग होता है, कंपनी का बैलेंस शीट टोटली अलग होता है। समझ में आया आपको? होता तो है नॉर्मली, देखो पहले फिलहाल अभी तक आपने क्या बैलेंस शीट पढ़ा, देखो ये आपका बैलेंस शीट होता है, ठीक है। ये आपका बैलेंस शीट होता है, ठीक है। ये आपका असेट होता है, ये आपका लायबिलिटी होता है। अब बैलेंस शीट में क्या क्या होता है देखो। बैलेंस शीट में ना आपका प्लांट एंड मशीनरी होता है, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद कैश होता है, स्टॉक होता है, डेटर होता है, बराबर। और इधर इधर 11th में कैपिटल लिखते थे, प्रोप्राइटर कैपिटल। 12th में पार्टनर्स कैपिटल लिखते थे। अब कंपनी में पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल, तो कंपनी में शेयर कैपिटल।
फिर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जनरल रिजर्व होता है, फिर लोन फ्रॉम बैंक होता है, याद आ रहा है, फिर आपका वो बिल्स पेबल होता है, फिर आपका वो क्रेडिटर्स होता है, यही होता है बैलेंस शीट। बट बैलेंस शीट में पार्ट 2, पहले तो शेड्यूल 3, ये देखो शेड्यूल 3, यही मैं आपको बताना चाहता हूं, शेड्यूल 3 पार्ट 2, सॉरी मैंने गलत बताया, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 बोलता है ऐसा बैलेंस शीट नहीं बनाने का। मैंने बोला अरे ये बैलेंस शीट तो सेम है, वही है ना, बोलता है ये है बराबर बट ऐसा बैलेंस शीट नहीं बनाने का। तो कैसा बैलेंस शीट बनाने का, तो वो बोलता है पार्ट शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 बोलता है आप जो बैलेंस शीट बनाते हो ना, वो बैलेंस शीट को 2 पार्ट में आपने डिवाइड किया। मैंने बोला हाँ डिवाइड किया। एक का नाम दिया लायबिलिटी और एक का नाम दिया असेट। अब लायबिलिटी को भी मैंने डिवाइड किया, एक का नाम दिया शेयर होल्डर्स फंड, मतलब मैं कंपनी एक्ट क्लियरली बोलता है कि शेयर होल्डर से रिलेटेड पैसा अलग रखो। एक का नाम दिया नॉन करेंट लायबिलिटी और एक का नाम दिया करंट लायबिलिटी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे, समझे ना, ये तो कंपनी एक्ट 2013 ने बोला है। कंपनी एक्ट 2013 बोलता है बैलेंस शीट को 2 पार्ट में डिवाइड करो। ये तो सर हमको भी पता है, एक होता है लायबिलिटी और एक होता है असेट। यस एग्जैक्टली, एकदम करेक्ट है। अब लायबिलिटी को अलग किया, असेट को अलग किया। अब लायबिलिटी में बोलता है कि शेयर होल्डर का जो फंड होता है ना वो अलग करो, तो किया। उसके बाद जो बचा लायबिलिटी उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक नॉन करेंट और एक करंट। अभी सर ये नॉन करेंट और करंट होता क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूं। नॉन करेंट और करंट का मतलब है, नॉन करेंट मतलब वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको मोर देन 1 ईयर के बाद करना है। फॉर एग्जाम्पल बैंक से जो आपने लोन लिया है इसका पेमेंट आप मोर देन 1 ईयर के बाद ही करोगे। समझ में आ रहा है क्या? आपने जो बैंक से लोन लिया इसका पेमेंट आप मोर देन 1 ईयर के बाद ही करोगे, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। करंट लायबिलिटी मतलब जिसका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करना है, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल। यह तो बैलेंस शीट आपका करंट और नॉन करंट में नाटक करता है। समझ में आया? करंट और नॉन करंट में। अगर मैं यहाँ पे नाम लिख के दूं तो देखो मैं नाम लिख के देता हूं यहाँ पे। सबसे पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस में वही ऊपर जो लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, मतलब सभी रिजर्व्स एंड सरप्लस के कैटेगरी में आएंगे। अब नॉन करंट में बोलूं तो नॉन करंट में उसने 4 हेडिंग दिया है, वो 4 हेडिंग देख लो। एक होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मैं 4 हेडिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, सिंपल हेडिंग के बारे में बात करूं ताकि आपको फॉर्मेट बराबर से याद रहे। एक होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एक होता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब कंपनी एक्ट ने ना बहुत सारा चीजें ना ट्रांसपेरेंट कर दिया है। नॉन कर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में मतलब डिबेंचर हो गया जो आपने इशू किया हुआ है, और उसके बाद आपने बैंक से लोन लिया। सबसे बेस्ट एग्जांपल फिलहाल तो आप इतना सोचोगे जो आपसे बैंक से लोन लिया है वो आपने 5 साल के लिए, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। समझ में आया? वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। या अदर ऐसा कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, वो सब जनरल इसमें कुछ होता नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो आपने अमाउंट प्रोवाइड करके रखा लंबे समय के लिए।
जनरली इसमें भी कुछ होता नहीं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा बोल सकता हूं मैं, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा। बस 3 बस हो गया। अब करंट लायबिलिटी में क्या करो, इसका उल्टा करो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हो जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट या लोन तुमने लिया 6-7 महीने के लिए, 1 साल के अंदर। फिर उसके बाद होता है ट्रेड पेएबल। फिर उसके बाद होता है अदर करंट लायबिलिटी, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह सब इसमें आएगा। फिर उसके बाद होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टैक्स का प्रोविजन। ये सिर्फ मैं आपके जिद के लिए करवा रहा हूं, सिर्फ आपके जिद के लिए। पर याद रख लो ना तरीका यार, इसमें तकलीफ क्या है, इतना ही है। अब असेट में जाते हैं। असेट में 2 पार्ट। असेट में 2 पार्ट, एक नॉन करंट असेट और एक होगा करंट असेट। अब नॉन करंट असेट मतलब वो असेट जिसको आप लंबे समय के लिए यूज कर सकते हो, 1 साल के बाद भी। अब मैं इसमें बोलूं, सबसे पहला आता है फिक्स असेट, बट फिक्स असेट का भी नाम चेंज हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरा, पहला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल सब आता है। फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या मालूम है, वो इन्वेस्टमेंट जो आपने बैंक में किया हुआ है फॉर मोर देन 1 ईयर, फिक्स डिपॉजिट, या आपने किधर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया वो। फिर उसके बाद होता है आपने किसी को लोन दिया है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मोर देन 1 ईयर, और ये वाला लेस देन 1 ईयर, बराबर। फिर उसके बाद अदर नॉन करंट असेट। बस। अब इसमें बात करूं तो सबसे पहला करंट इन्वेस्टमेंट मतलब आपने बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, बट 3-4 महीने के लिए किया है, सिंपल। फिर उसके बाद इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, मतलब आप क्या करते थे, पहला बैलेंस शीट में सब मिक्स करते थे ना, अभी से ऐसा नहीं चलता है, सीए इंटर से ऐसा नहीं चलता। फिर इन्वेंटरी अलग से करना पड़ता है, मतलब स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। फिर ट्रेड रिसीवेबल। सर ये क्या आइटम है ट्रेड रिसीवेबल? ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर बिल्स रिसीवेबल, वो अलग से दिखना चाहिए। फिर उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये अलग से दिखना चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी जो 3 महीने के अंदर उसको आप निकाल सकते हो। फिर उसके बाद आपने लोन दिया है बट 4-5 महीने के लिए दिए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब आपने अपने वर्कर को लोन दिया है बट शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे प्रीपेड हो गया। फिर उसके बाद अदर करेंट असेट हो गया। पूरा बैलेंस शीट हमने खत्म कर दिया। इतना ही है, कुछ नहीं है इसमें, इतना ही हमको पढ़ना है। समझ में आया क्या? इतना ही अपने को पढ़ना है। समझ में आया? अब मैंने इसका आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ। फॉर्मेट मैंने सीए इंटर को पढ़ाया हुआ था, तो वही फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। अब सीख लो ना, उसमें क्या है ना। एक सेकेंड, हाँ, वो पॉज दिखा रहा है।
अब मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ और मैं दूसरा शेयर करता हूँ, ठीक है? डोंट वरी, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं गया हूँ। ये देखो, मैंने ना सीए इंटर को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने सीए इंटर को ले लिया था, तो उसमें से मैं तुमको बता रहा हूँ। तो ध्यान दो, ये देखो, ये फाइनल अकाउंट है। ये देखो, मैंने फॉर्मेट ओपन कर दिया है। ठीक है, तो देखो, ये फाइनल अकाउंट था, मैंने सी इंटर को पढ़ाया हुआ था, तो उसी का मेरे पास नोट्स रेडी है। अब ध्यान से सुनो। ये पूरा फॉर्मेट है, ठीक है? हाँ, पीएनएल जो होता है ना, पीएनएल वो पार्ट 2 के हिसाब से बनता है। पीएनएल पार्ट 2 के हिसाब से। ये देखो, ये है बैलेंस शीट। ये देखो, ये आपका बैलेंस शीट होता है। मैं रफ कर देता हूँ, उसमें क्या है, पूरा बैलेंस शीट होता है। बट इसका ना रियल मीनिंग है ना, मेरे को इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ाने के बाद ही मालूम पड़ेगा आपको। मुझे पढ़ाना कैसे है, मतलब कौन सा टेक्निक। ये सब सी इंटर का है। चलो, मैं सीए इंटर का आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब समझे ना? मैं तो वो बता रहा हूँ जो ऑलरेडी आपको नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है बेटा, और आपको पढ़ना ही चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, जितना याद रखने बोल रहा हूँ उतना याद रखो, ज्यादा कुछ इसमें टेंशन वाला काम नहीं है। देखो, बैलेंस शीट को देखो कैसे डिवाइड किया उसने। लाइबिलिटी है ना असेट, मतलब लाइबिलिटी को इक्विटी एंड लाइबिलिटी बोलते हैं। अब लाइबिलिटी में, मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटी में 3 पार्ट होगा, 1 2 3। उसमें सबसे पहला होगा शेयर होल्डर फंड, ये अलग किया है उसने। शेयर होल्डर फंड में 2 नाम होते हैं, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व एंड सरप्लस। तुम इसके नाम के बारे में मत सोचो रोहित, जब इसका टाइम आएगा ना आपको पढ़ने का, तो आपको 100% वो पढ़ाया जाएगा। बट अभी आप बात छेड़ दिया, तो मैं बता देता हूँ। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मतलब मैंने उनको शेयर वारंट दे दिया और उसके अगेंस्ट में मैंने पैसा लिया, तो भी एक तरह का शेयर होल्डर का फंड है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन, सेकंड में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने पैसा ले लिया बट अभी तक उनको शेयर अलॉट नहीं किया, समझा? और उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी। आप ऐसा देखो, शेयर होल्डर्स फंड, फिर उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी। करंट नॉन करंट लाइबिलिटी में देखो, 3 नाम है। एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एक लॉन्ग अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर, ये वाला नाम क्या? डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ये टैक्स से रिलेटेड है, समझा? मतलब गवर्नमेंट को इतना टैक्स देना बनता है और इतना टैक्स उससे लेना भी है, अपना रिफंड भी आने का बाकी, तो डिफरेंस यहाँ पे दिया जाता है। और डिफरेंस में अगर आ रहा है कि नहीं देना ही अपने को, तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अभी करंट लाइबिलिटी में देखो, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट असेट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो आपका ये टोटल आ भी गयो। अब असेट का बात करो, ये देखो, असेट में 2 पार्ट होता है, एक नॉन करेंट और एक करंट। पहला उसमें होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बस बस इतना ही। उसके तो टाइप है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, समझे क्या? फिर भी नॉन करंट असेट, डिफर्ड टैक्स असेट, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, मतलब आपने लोन दिया डायरेक्टर को बट मोर देन 1 ईयर के लिए दिया, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बट आपने वही अगर उसको 6 महीने के लिए दिया, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। समझ में आ रहा है आपको? तो जो चीज मोर देन है ना 1 ईयर, वो नॉन करेंट, और जो चीज लेस देन 1 ईयर है ना, वो करेंट। फिर अदर नॉन करेंट असेट, फिर करंट इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट अगर 1 साल के ऊपर किया है तो नॉन करेंट, 1 साल के अंदर किया है तो करेंट। फिर स्टॉक, मतलब इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, फिर अदर करंट असेट। बस इतना ही है।
समझ में आया क्या? तो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट जहाँ पे हमने 2 छोटे छोटे टॉपिक कवर किए। इसमें से क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, पर करवा दिया क्योंकि पूछना। बैलेंस शीट तो डाउट ही मत लो कि बैलेंस शीट पूछेगा। बैलेंस शीट के ऊपर आपको सम्स नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लोग बैलेंस शीट से रिलेटेड भी करने वाले, डोंट वरी। यस, बैलेंस शीट से रिलेटेड हम करने वाले। मतलब पूरा बैलेंस शीट नहीं मिलेगा आपको ना, पूरा बैलेंस शीट तो आपको नहीं मिलेगा, बट कंपनी का एक छोटा सा पार्ट तो मैं आपको सिखाऊंगा कि ये ऐसा प्रेजेंट करने का, अगर क्वेश्चन कभी ऐसा बना तो। फिर भी मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि आएगा कि नहीं आएगा, मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ कि आएगा। अगर मैंने पढ़ा दिया तो मतलब ये आएगा, ये इंक्लूड ही करना चाहिए, ठीक है। तो आप इंक्लूड करो उसको, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। अपना जो मेन पार्ट था वो अपना खत्म हो गया है। मेन पार्ट मतलब छोटा सा एक को टॉपिक 1 टॉपिक 2 खत्म हो गया। अब मैं जा सकता हूँ टॉपिक 3 पे, यानी इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। चलो बाय। 1 सेकेंड, मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ तो थोड़ा देख लेता हूँ आपको भी। यस, वेरी गुड, हेलो। तो मैं यहाँ पे इसको एंड करता हूँ, ठीक है। ये आपको अपने मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड्यूल में से कॉपी कर लेना, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। और मॉड्यूल को एक बार पढ़ना, मैंने मॉड्यूल को आपको नटशेल में पढ़ाया हुआ है। जो टॉपिक 1 और टॉपिक 2 है ना, वो मैंने मॉड्यूल में आपको नटशेल में पढ़ाया है। बट एक बार आप देख लेना, पढ़ लेना, आपको इजीली समझ में आएगा। और मैं तो बोलता हूँ आपने 12th में ऑलरेडी एक बार पढ़ा भी हुआ है, जॉय स्टॉक कंपनी के फीचर्स वगैरह, तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है यार। जो मेन हमको पढ़ने का है वो 2 टॉपिक है अभी, इश्यू ऑफ शेयर्स and issue of debenture. Yes, it will take a lot of time, my dear students. It will take a lot of time. समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग वो पढ़ने के लिए अपनी यात्रा को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड बी कॉशियस। बाय बेटा।